हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 26 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आई हैव मेड द टेलीग्राम ग्रुप। ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन अभी ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, इसीलिए मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ। आई हैव मेड द टेलीग्राम ग्रुप और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन्ड कमेंट मिल जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऑन द सेम डे आपके जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ग्रुप में कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल या किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल का लिंक शेयर नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया गया है जो कि कंडेम करेगा रशियन इन्वेजन को। अब इंडिया को इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में इंडिया वोट करेगा या फॉर में वोट करेगा, या तो इंडिया यहाँ पर अब्सटेन रहेगा। तो यही अब देखने वाली बात है। अब वेस्ट तो ये चाहता है कि इंडिया जो है इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करे। तो एज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कंडेमनिंग Russian invasion in the early hours of Saturday, India is caught in a diplomatic bind between the Western powers and the Russia। कि रशिया को लेकर हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है और यहाँ पर वेस्ट चाहता है कि हम यहाँ पर रशिया को कंडेम करने के लिए यूएनएससी में इस रेजोल्यूशन को लेकर वोट करें। अब इंडिया मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अब्सटेन ही करेगा। अभी इंडिया की यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात हुई है, तो यहाँ पर इंसिस्ट किया गया है द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू डिफ्यूज़ द यूक्रेनियन क्राइसिस। और यहाँ पर जो भी वायलेंस है वो ख़त्म होना चाहिए और यहाँ पर डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे आपको बस यही बताना था कि यूएनएससी में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया जा रहा है जिसको यहाँ पर यूएनएससी में रखा जाएगा और यहाँ पर जो रशिया ने इन्वेजन किया है उसको कंडेम करने की बात की जाएगी। तो इंडिया जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट रोप में है कि इंडिया इसको वोट करे या फिर अब्सटेन करे। नेक्स्ट है पीएम मेक आवर ओन वेपन्स यूनिक ऑल्सो फॉर सरप्राइज एलिमेंट। तो अगर हम वेपन्स दूसरे कंट्री से लेते हैं तो बेसिकली उनकी आर्मी या उनकी नेवी के पास जो वेपन्स है सेम हमारे पास वेपन्स है, तो हमारी जो आर्मी है तो उसकी यूनिकनेस क्या हुई, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की यूनिकनेस क्या हुई। तो उस यूनिकनेस के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करें। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है इन द डिफेंस सेक्टर। Prime Minister Narendra Modi underlined the need for self-reliance in the defense sector, saying only if the country develops its own weapons, तभी उस कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस के पास एक यूनिकनेस रहेगी और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगा अगेंस्ट एन एडवर्सरी। और अगर आप कोई वेपन किसी दूसरे कंट्री से खरीदते हो तो आने में इतना टाइम लग जाता है कि वो वेपन उतने टाइम में अपने आप ही यहाँ पर आउटडेटेड हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी इज दैट यू शुड हैव योर ओन कस्टमाइज्ड एंड यूनिक सिस्टम। अगर 10 कंट्रीज़ के पास सेम ही टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम है तो आपकी क्या यूनिकनेस है, आपके पास क्या ऐसा है जिससे आपके एडवर्सरी के लिए वो सरप्राइज एलिमेंट हो या आपके एडवर्सरी को एक खतरा रहे कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके एडवर्सरी को नहीं पता है। तो व्हेन वी ब्रिंग वेपन्स फ्रॉम आउटसाइड, तो यहाँ पर जो वेपन्स आते आते इतना टाइम लग जाता है कि उसी टाइम पीरियड में यहाँ पर जो वेपन्स है वो आउटडेटेड हो जाते हैं। Ministry of Defense has so far released पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट ऑफ मोर देन 200 डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 200 डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट को प्रमोट करने के लिए एक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन की लिस्ट बनाई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बजट ईयरमार्क कर दिया है फॉर द प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो। साइबर सिक्योरिटी को एक वेपन ऑफ वॉर की तरह कंसिडर किया जाएगा और साइबर सिक्योरिटी जो है वो अब सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मैटर भी हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। ही ऑल्सो सेड दैट द प्राइवेट सेक्टर शुड बी एट पार विद द डीआरडीओ। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इक्वल लाना विद द डीआरडीओ। इसके अलावा उसके लिए 25% जो डिफेंस R&D का बजट है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए एयरमार्क किया गया है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल बनाया जाएगा जो कि यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री को और ज़्यादा उसका रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, टू स्टैब्लिश द रोल ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री एज अ पार्टनर। इससे पहले जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक वेंडर या सप्लायर की तरह ही काम करता था, तो वो भी यहाँ पर एक पार्टनर बने। तो उसके लिए यहाँ पर जो 25% बजट है फॉर द R&D वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए ईयरमार्क किया गया है। जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 5-6 सालों में 6 टाइम्स बढ़े हैं। अब यहाँ पर जो यूएनएससी में यहाँ पर रेजोल्यूशन रखने की बात की गई है कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है अभी और यहाँ पर यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस मंथ नहीं होगा क्योंकि इस मंथ जो यहाँ पर प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है। तो रशिया क्या कर सकता है, रशिया इस प्रपोजल को यहाँ पर वीटो कर सकता है। तो वाइल रशिया विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी विल प्रेसाइड ओवर इट एंड इज सर्टेन टू वीटो द रेजोल्यूशन। तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 मार्च को रखा जाए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़, ओडिशा चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर ओडिशा चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल डाइड एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो कि हम डिस्कस करेंगे, इंडिया जापान के बीच में होती है, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज। तो इंडियन और जापानीज आर्मीज के बीच में एक्सरसाइज होती है धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको एक ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज बताई थी, तो वो आप बताना किसके किसके बीच में होती है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्टे द कोर्स। तो इंडिया ने यहाँ पर जो स्टैंड लिया है यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस में, तो वो कितना सही लिया है, तो ऑथर ने उसके ऊपर ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's फोन कॉन्वर्सेशन विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अंडरलाइन दैट दिल्ली विल नाउ स्टिक टू अ पाथ ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बिवेलेंस ऑन द यूक्रेन क्राइसिस। तो अभी तो हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एम्बिवेलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रशिया है रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट एंड टाइम टेस्टेड सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। हमारा 70% जो मिलिट्री हार्डवेयर आता है वो यहाँ पर रशिया से आता है। जब चाइना के साथ हमारी क्राइसिस चल रही थी लद्दाख में, तो उस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो मॉस्को गए थे ये इंश्योर करने की कहीं मिलिट्री सप्लाईज में कोई कमी ना आ जाए। तो यहाँ पर रशिया हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम रशिया को यहाँ पर नाराज़ नहीं कर सकते हैं। एंड सिंस देन रशिया हैज़ बूस्टेड इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी, क्योंकि रशिया से हम S-400 भी ले रहे हैं। जो मॉस्को है वो रिलायबल एलाई है यूएनएससी में भी। फॉर एग्जांपल यूएनएससी में कभी भी कश्मीर को डिस्कस करने की बात आती है तो यहाँ पर जो रशिया है उस प्रपोजल को वीटो कर देता है। तो रशिया जो है हमारा रिलायबल एलाई रहा है हर चीज़ में। अगर हम देखें, इंडिया रशिया टाइज हैव इंश्योर्ड दैट दिल्ली हैज़ नॉट बीन एंटायरली लेफ्ट आउट ऑन ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑन अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जब अफगानिस्तान से बाहर निकलने की बात हो रही थी, यूएस बात कर रहा था कि हम अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगे, तो यूएस ने इस पूरे प्रोसेस से इंडिया को पूरी तरीके से बाहर कर दिया था, इंडिया को पूरी तरीके से लेफ्ट आउट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर रशिया ने हमारी यहाँ पर प्रेजेंस को मेंटेन रखा। इंडिया हैज़ काउंटेड ऑन फ्रांस अनस्टेंटेड बैकिंग ऑन मैनी इशूज़। इसके अलावा जो फ्रांस है वो भी हमें बहुत सारे इशूज़ पे बैक करता है। चाइना के इशू पे यहाँ पर फ्रांस हमें बैक करता है। इट इज़ रिलाइड ऑन वेस्टर्न सपोर्ट एज इट डील्स विद एन एग्रेसिव चाइना ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहाँ पर चाइना को डील करने के लिए हमें यहाँ पर वेस्ट की ज़रूरत है। जो वेस्ट के साथ इजीली हम पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें चाइना को डील करना हो। जो चाइना और मॉस्को है वो ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तो ऐसे में हमें वेस्ट का सपोर्ट चाहिए अगर हम यहाँ पर चाइना से डील करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपील टू प्रेसिडेंट पुतिन ऑन वेंसडे नाइट फॉर अ सेसेशन ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जो वायलेंस उसको खत्म करना चाहिए और डिप्लोमेसी से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंडिया ने यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस को मेंटेन करने की कोशिश की है। अब वोट शेड्यूल है, यूएनएससी में रेजोल्यूशन होगा, उसमें वोटिंग होगी। तो रशिया ने ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस किए तो इसको यहाँ पर कंडेम करने के लिए वोटिंग होगी। जो इंडिया की इकॉनमी है, ये जो भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इंडिया की इकॉनमी में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हर चीज़ में, क्योंकि लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा। तो बेस्ट कोर्स यही है कि सारी पार्टीज़ यहाँ पर स्टेप बैक करें और यहाँ पर डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये भी जो आर्टिकल है यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस के ऊपर ही है। इफ़ द यूक्रेनियंस मैनेज टू रेजिस्ट, तो अगर यहाँ पर यूक्रेन रेजिस्ट करता है तो वॉर थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर यूक्रेन रेजिस्ट नहीं करता और ये अगर रीअब्जॉर्व हो जाता है तो यूरोप को ये बात हमेशा हॉन्ट करती रहेगी कि यूक्रेन जैसा इतना बड़ा कंट्री यहाँ पर रशिया ने एब्जॉर्व कर लिया। The trustworthiness of vital arrangements will be up for the grabs. China may be tempted to exploit the opportunities provided via Western entanglement with Russia. अब यहाँ पर जो रशिया की पूरी क्राइसिस बन गई उसकी वजह से जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इस क्राइसिस में इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से जो वेस्ट का ध्यान है इंडो पैसिफिक पे वो ख़त्म हो गया है। तो इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस जो है इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना है उसको टाइम मिल जाएगा मसल फ्लेक्सिंग का। तो यहाँ पर जो चाइना है वो और ज़्यादा टेम्प्टेड है कि कैसे एक्सप्लॉइट करे इस अपॉर्चुनिटी को जो कि यहाँ पर मिली है। और जो यहाँ पर वेस्ट और यूएस है वो यहाँ पर रशिया की क्राइसिस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। बाकी हम आगे चलते हैं। द यूक्रेनियंस में पुट अप बेटर रेजिस्टेंस देन ही एंटिसिपेटेड। तो यहाँ पर यूक्रेन जो है वो बहुत अच्छा रेजिस्ट कर रहे हैं। द प्रो रशिया ग्रुप्स ही सपोर्टेड प्रेसिपिटेट एक्शन टू कीप हिम इन। इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है, रशिया ने अटैक तो कर दिया लेकिन रशिया को भी तो कहीं ना कहीं डर है कि कहीं वेस्ट उसके ऊपर अटैक ना कर दे। तो हिज सस्पेशन ऑफ कवर्ट ऑपरेशंस बाय द वेस्ट मेक्स हिम वेरी ऑफ सिंपली बीइंग सेटिस्फाइड बाय टीचिंग यूक्रेन ए डिस्ट्रक्टिव लेसन। तो अगर स्पेकुलेट किया जाए तो मेन रीज़न पुतिन के एक्शन का ये नहीं है कि स्ट्रैटेजिक लॉजिक है कि उनको यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर खतरा लग रहा था इसीलिए उन्होंने अटैक किया। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वो एक नेशनलिस्ट लीडर है और कोई भी यहाँ पर अगर ऑथोरिटेटिव लीडर होता है तो उसको ये डर लगता है कि कहीं उसकी रेटिंग्स डाउन ना हो जाए, लोग कहीं उसको पसंद ना कर रहे हो। तो लोग अगर ऐसे लीडर को पसंद नहीं करते तो बेसिकली ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि ऐसा हम कुछ कर लेते हैं जैसे कि हम वॉर कर दें, तो उसकी वजह से एक कंट्री में नेशनल सेंटीमेंट आ जाता है और लीडर की जो रेटिंग है वो वापस से बढ़ जाती है। तो हो सकता है पुतिन यही करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा
China has reiterated the principle of respecting sovereignty, but in the end it will be tempted to use the occasion to diminish American power. अब जो अमेरिका है, तो अमेरिका का अफगानिस्तान में पूरा बॉस्ड अप ऑपरेशन रहा, उसकी वजह से यहाँ पर कैसे उनको बाहर निकलना पड़ा। तो इसकी वजह से जो अमेरिका एक ग्लोबल पावर था, तो वो ग्लोबल पावर कहीं ना कहीं डिमिनिश होती हुई दिखाई दे रही है, और इस सिचुएशन में भी अमेरिका हमें कहीं ना कहीं डिमिनिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन द एंड चाइना जो है इसको यूज़ कर सकता है टू डिमिनिश अमेरिकन पावर और ज़्यादा। अब जो इंडिया है, ऑथर ने बोला इंडिया एक स्विंग स्टेट बनकर रह गया है, जो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाइना से बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है, स्टैंडिंग फॉर अ रूल्स बेस्ड ओपन वर्ल्ड ऑर्डर। तो ऑथर ने बोला है अभी हम अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एथिकल देखो तो एथिकल यही है कि हमें रूल्स बेस्ड ओपन वर्ल्ड ऑर्डर के यहाँ पर स्टैंड करना चाहिए, और इसके अलावा हमें सिंपल वर्ड्स में कहना चाहिए जो रशिया है इन्वेजन कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत कर रहा है, और ये यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर स्पाइडर की एक स्पीशीज़ मिली है जिसका यहाँ पर नाम है पेल्पीमैनस नरसिन मेहताई। अब यहाँ पर जो नरसिन मेहताई है ये एक्चुअली एक पोइट सेंट है, तो नरसिन मेहता एक पोइट सेंट है, तो उनके बेसिस के ऊपर उनके ही नेम के आफ्टर ये नेम रखा गया है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी, तो अब इसका नाम बदल दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक स्पाइडर की स्पीशीज़ है पेल्पीमैनस नरसी मेहताई। आगे हम चलते हैं। यूक्रेन का ही ये भी इशू है। तो यूक्रेन में काइव तो आपको पता है यूक्रेन की कैपिटल है। दूसरा जो लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन की वो है खार्किव, और इसके अलावा एक और सिटी है यूक्रेन में जो कि खेरसन। तो खेरसन, खार्किव, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सारी लोकेशन जो हैं ये यूक्रेन में हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है एक मेमोरेंडम की, तो वो मेमोरेंडम हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर यहाँ पर जो यूक्रेन था उसके पास थे न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि जो यूक्रेन था वो तो पहले रशिया का ही पार्ट था, तो रशिया का पार्ट था, तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल जो थे वो यहाँ पर यूक्रेन में भी रखे हुए थे। लेकिन यूक्रेन के साथ इन्होंने बुडापेस्ट मेमोरेंडम किया जिसमें यूक्रेन को ये बोला कि ये जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है आप ये सारे दे दो, हम उसके अगेंस्ट आपको सारी आपकी जो भी सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये मेमोरेंडम हुआ था, और जिसके बदले यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है यूक्रेन का वो ले लिया गया था। तो इन रिटर्न फॉर दिस इन 1994 द बुडापेस्ट मेमोरेंडम वाज साइंड, और रशिया टुगेदर विद द यूके एंड यूएस गारंटी किया था कि यूक्रेन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बुडापेस्ट मेमोरेंडम आपको पता चल गया। आगे हम चलते हैं। ये हिजाब के इशू पर आर्टिकल है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो 58% जो हिंदू है वो यहाँ पर पर्दा यूज़ करते हैं। इसके अलावा 88% जो मुस्लिम विमेन है वो यहाँ पर हिजाब यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फेस कवरिंग में यहाँ पर पर्दा और हिजाब हो गया। अब यहाँ पर ऑथर ने एक केस बताया है कॉलोनियल एज ऑफ कंसेंट बिल। तो यहाँ पर कंसेंट बिल की बात की गई थी कि जो मिनिमम एज है मैरिज की वो यहाँ पर 12 साल कर देंगे लड़कियों के लिए। तो उस समय आया था जब ब्रिटिश राज हुआ करता था। तो यहाँ पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कि उस समय के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लीडर थे, उन्होंने इस रिफॉर्म को अपोज किया। अब उन्होंने अपोज क्यों किया, तो उनका ये रीज़न था कि हम ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के ऊपर, जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनके ऊपर हम एक लॉ थोप नहीं सकते हैं, ये सोसाइटी में अंदर से चेंज आना चाहिए। तो वी हैव ऑफन पॉइंटेड आउट दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द पर्टिकुलर रिफॉर्म एडवोकेटेड इंडिविजुअली। वो तो ये चाहते हैं कि जो 12 साल की हो आप तो यहाँ पर मैरिजेबल एज 18 साल कर दो, लेकिन ये आप उनके ऊपर थोपो मत, आप सोसाइटी के ऊपर ये फोर्स करने की कोशिश मत करो। सोसाइटी में अंदर से चेंज आना चाहिए। तो वी हैव एवरी कॉन्फिडेंस दैट इन टाइम मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स नाउ प्रीच्ड वुड बी ग्रेजुअली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर जो रिफॉर्म्स है वो टॉप टू डाउन नहीं होने चाहिए। रिफॉर्म्स जो है वो सोसाइटी से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। Demands for wheeling in the guise of modesty are unlikely to disappear until women themselves seek change। तो यहाँ पर women को चेंज की एजेंसी बनाना पड़ेगा, और विमेन चेंज की एजेंसी तभी बन पाएगी जब यहाँ पर विमेन को आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर जो हिजाब का इशू है उसकी वजह से तो विमेन की एजुकेशन का जो पाथ है उसमें ऑब्स्टेकल आ रहा है। तो यहाँ पर हिजाब का इशू क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हिजाब का इशू क्रिएट नहीं होगा तो विमेन अपने आप ही एजुकेटेड होंगी, तो वो यहाँ पर खुद के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। जो भी यहाँ पर जेंडर नॉर्म्स हैं अगर वो गलत हैं तो उनको वो यहाँ पर ऑब्स्टेकल जो उनके पाथ में बन रहे हैं तो उनको वो यहाँ पर चैलेंज कर सकती हैं। हाउएवर मोबिलाइजिंग टू प्रोटेस्ट व्हीलिंग इज़ नॉट ईजी इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने यही बात की है कि ज़्यादातर विमेन जो यहाँ पर पर्दा यूज़ करती हैं या तो जो यहाँ पर हिजाब यूज़ करती है वो मोस्टली वही हैं जो कि यहाँ पर अनएजुकेटेड है। तो एजुकेशन इज़ अ क्रूशियल रिसोर्स इन विमेंस एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑप्रेसिव जेंडर नॉर्म्स। तो यहाँ पर अगर जेंडर नॉर्म्स को रेजिस्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरत है कि विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। हिंदूज़ हो या मुस्लिम्स हो, डेटा ये सजेस्ट करता है कि अगर कम एजुकेशन है तो पर्दा सिस्टम और घूंघट सिस्टम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अबाउट 67% ऑफ विमेन विथ लेस देन क्लास 5 एजुकेशन प्रैक्टिस घूंघट और पर्दा कंपेयर टू 38% ऑफ कॉलेज एजुकेटेड विमेन।
तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली यही बोला है कि हमें विमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है। विमेन तभी एम्पावर होंगी जब विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, पब्लिक सेफ्टी होगी, तो विमेन जो होगी वो खुद यहाँ पर चेंज को सीक कर सकती हैं। तो विद इनहेंस्ड पावर विल कम इंक्रीज्ड एजेंसी टू ट्रांसफॉर्म जेंडर नॉर्म्स इफ एंड व्हेन विमेन देमसेल्व्स चूज टू डू सो। तो यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। क्रेमलिन सेज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ टोल्ड चाइनीज़ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को ये बोला है कि हम एक डेलीगेशन भेज रहे हैं जो कि यहाँ पर यूक्रेनियन ऑफिशियल से बातचीत करेगी। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ का ये कहना है, चाइना और रशिया की, ये जो सैंक्शंस है पूरी तरीके से गलत हैं। तो इट्स इनएडमिसिबल टू यूज़ इलेजिटिमेट सैंक्शंस फॉर अचीविंग शेल्फिश गोल ऑफ सर्टेन कंट्रीज। तो बेसिकली उन्होंने बोला ये जो सैंक्शंस लगाए हैं पूरे इलेजिटिमेट हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसकी वजह से हमें एक बार फिर से कोल्ड वॉर की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो इट रेजेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ रीकिंडल्ड कोल्ड वॉर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। अब रशिया की यही डिमांड थी कि यूक्रेन को आप नेटो का पार्ट मत बनाओ। अगर आप यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाओगे तो जो रशिया की स्ट्रैटेजिक यहाँ पर इंटरेस्ट है वो हर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो यूएस है वो इन डिमांड्स को नहीं माना और अल्टीमेटली यहाँ पर रशिया ने इन्वेड कर दिया है। फॉर द यूएस द यूक्रेन क्राइसिस इज अ टेस्ट ऑफ इट्स रिजॉल्व एज इट सीक्स टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस। तो अब यहाँ पर जो यूएस है वो दुनिया में कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता है कि अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसा हमें देखते हुए नहीं मिल रहा है। आगे हम चलते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बाबा राम रहीम, जिन्होंने यहाँ पर 2 विमेन का रेप किया था और उनको यहाँ पर 20 साल की सज़ा दी गई है, तो उनको यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो इसमें एक्सप्लेन सेक्शन में यही बताया गया कि सिक्योरिटी किसे दी जाती है और यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है सिक्योरिटी देने का। तो प्रोटेक्शन जनरली उनको दी जाती है जो कि किसी पोजीशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस में होते हैं गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी में। तो जो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होते हैं उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी को वीआईपी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। सेंटर के अलावा जो स्टेट फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बिसाइड्स द सेंटर, स्टेट पुलिस फोर्सेज प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ दोस्त जिनकी लाइफ्स को यहाँ पर कोई खतरा होता है। जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी कौन सी देनी है, XYZ, तो वो यहाँ पर जो डिसाइड करते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें यहाँ पर स्टेट डिसाइड करता है। जो भी इनपुट्स आते हैं फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सिक्योरिटी देनी है। द एजेंसीज गिव अ ब्रॉड सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द थ्रेट टू लाइफ। तो यहाँ पर अगर कोई खतरा है जान को या तो कोई इंजरी हो सकती है फ्रॉम टेररिस्ट और एनी अदर ग्रुप बेस्ड, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को इसीलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये ऐसी पोस्ट है कि इसमें कोई भी इंसान होगा तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब व्हाट अबाउट राम रहीम, हाउ इज़ अ रेप कन्विक्ट एलिजिबल। तो यहाँ पर कोई बार नहीं है कि किसके बेसिस पे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर सिटीजन को आपको प्रोटेक्ट करना है, फिर भले ही वो यहाँ पर प्रिजनर या कन्विक्ट ही क्यों ना हो। तो लीगली देयर इज नो बार ऑन द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू अ कन्विक्ट इफ इट इज़ फेल्ट दैट हिज लाइफ मे बी इन डेंजर। तो यहाँ पर जो प्रिजनर या कन्विक्ट है उसको भी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। वेल द पुलिस रिपोर्ट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स नन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी को लेकर अकाउंटेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं वो अकाउंटेबल नहीं होती, वो सिर्फ यहाँ पर अकाउंटेबल होती हैं टू द इंटरनल ओवरसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। खैर यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ कवर होते हैं, X, Y, Y+Z, Z+SPG। जो SPG होता है वो सिर्फ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है। तो X, Y+Z, Z+SPG। और SPG जो होता है वो यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है और उनकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को चार्ज भी कर सकती है जो भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी को यहाँ पर Z कैटेगरी का कवर दिया गया 2013 में, लेकिन उनको चार्ज किया जाता है 15 लाख पर मंथ। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे हम चलते हैं यूक्रेन, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इट्स क्रिएशन। तो हम ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बस हम ये देख लेंगे कि यूक्रेन को कौन कौन से कंट्री यहाँ पर बॉर्डर करते हैं। तो रशिया बॉर्डर करता है ब्लैक सी इन द साउथ। इसके अलावा मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड एंड बेलारूस। ये यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री है। तो यूक्रेन यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री है। जो रशिया है उसको यूरोप का पार्ट नहीं मानते क्योंकि वो एशिया में भी आता है। तो यूरोप का अगर देखो तो लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पर जो है वो है यूक्रेन। इसके अलावा अगर हम GDP पर कैपिटा में देखें तो पुअरेस्ट कंट्री भी यहाँ पर यूक्रेन ही है। यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है वो 43.7 मिलियन है, जिसमें से 30% जो है वो यहाँ पर रशियन स्पीकर्स हैं। अब यहाँ पर अहोम वॉरियर लचित बोरपुकन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 बैटल्स देखेंगे, अलाबोई और सराई घाट। तो आपको लचित बोरपुकन के बारे में पता होगा जो कि कमांडर थे अहोम फोर्सेस के।
इसके अलावा ये आइकन भी असामीज़ नेशनलिज्म के। तो ये कमांडर थे अहोम फोर्सेस के। तो यहाँ पर 2 बैटल की बात की गई, अलाबोई बैटल। तो जो अलाबोई बैटल है बेसिकली वो सेटबैक सफ़र किया था यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सेटबैक सफ़र किया था अहोम ने, तो ये उस बैटल को ट्रिब्यूट देने के लिए याद किया जा रहा है। तो ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अलाबोई वॉर मेमोरियल, अ ट्रिब्यूट टू सोल्जर्स हु हैड फॉट एंड सफर्ड अ सेटबैक अगेंस्ट द मुगल्स। उसके बाद यहाँ पर लचित की यहाँ पर डिसाइसिव विक्ट्री देखने को मिली थी इन द बैटल ऑफ सरायघाट 1671। तो यहाँ पर मुगल्स को हरा दिया गया था बैटल ऑफ सरायघाट में। अब मुगल्स को हराया गया था बैटल ऑफ सरायघाट में, कैसे हराया गया था वो हम देखेंगे पूरी टाइमलाइन। जो अहोम किंग्स थे उन्होंने असम में मोस्टली रूल किया था। कब से कब तक रूल किया था? तो 13 से 19 सेंचुरी तक रूल किया था, लगभग 600 साल यहाँ पर रूल किया था। 1615 से लेकर 1682 में बहुत सारे मुगल एम्पायर जैसे कि यहाँ पर जहांगीर के अंदर और औरंगजेब के अंडर यहाँ पर असम को कैप्चर करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से बैटल हुए, अलाबोई का बैटल हुआ। और अलाबोई के बैटल में यहाँ पर बहुत सारी जो असम की टेरिटरी थी वो मुगल के एरिया में चली गई। बाद में यहाँ पर एक और बैटल होता है, बैटल ऑफ सरायघाट, जिसमें यहाँ पर लचित बोरफुकन के कमांडर उस समय के थे और यहाँ पर मुगल फोर्सेस को हरा दिया गया था। तो between 1667 and 1682, the Ahoms under a series of rulers starting with Chakradhwaj Singha launched a counter offensive to reclaim lost territories। तो अलाबोई वाले वॉर में जो भी यहाँ पर टेरिटरीज चली गई थी तो उनको यहाँ पर रिक्लेम करने की कोशिश की गई थी बैटल ऑफ सरायघाट में, और अल्टीमेटली ये लोग यहाँ पर सक्सेसफुल भी हुए थे और इन्होंने यहाँ पर जो मुगल्स थे उनको हरा दिया गया था। अब बेसिकली इन्होंने मुगल्स को एंटाइस किया कि आप यहाँ पर हमसे वाटर्स में लड़ो, क्योंकि मुगल्स लैंड पर तो अच्छे थे लेकिन वाटर्स में यहाँ पर जो थे वो अहोम किंगडम था वो ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर किसी तरह उनको एंटाइज करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर मुगल्स को हरा दिया गया। तो while the Mughals preferred an open battle, Borpukhan relied on his knowledge of the territory and engaged in guerrilla warfare। इसके अलावा असॉल्ट्स करना शुरू किया on the Mughals। Unlike in Alaboi where he was forced to fight on land, यहाँ पर नेवल बैटल हुई और नेवल बैटल में यहाँ पर अहोम किंगडम बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मुगल्स को हरा दिया गया था। बाकी यहाँ पर कोशिश की गई है पिछले कुछ सालों में हिंदू वॉरियर दिखाने के लिए कि जो लचित थे वो यहाँ पर हिंदू वॉरियर थे, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नेवी थी उसमें मोस्टली अगर आप देखो तो यहाँ पर मुस्लिम थे। दैट दिस मिसेस द फैक्ट दैट मैनी मुस्लिम्स फॉट इन द अहोम फोर्सेज इंक्लूडिंग नेवी जनरल बाग हजारे का, जिनका नाम था इस्माइल सिद्दीकी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदू वॉरियर दिखाने के लिए बेसिकली मिसलीड करने की कोशिश की जा रही, लेकिन ऐसा नहीं था। आई होप आपको ये वॉर समझ आ गया हो कि अलाबोई का बैटल क्या था, सरायघाट का बैटल क्या था, लचित बोरफुकन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एनएससी ईजीज रूल्स। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।